नमस्कार, कंज्यूमर किंग में आपका स्वागत है और मैं हूं अनिल राणा। अगर आप ऑनलाइन गेम के दीवाने हैं तो आज का शो आपके लिए है, क्योंकि अब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर टैक्स बढ़ सकता है। जो जीएसटी स्लैब 18% से बढ़कर 28% हो सकता है। जीएसटी परिषद के मंत्रियों के समूह ने इस पर अपना फैसला लिया है। सूत्रों के हिसाब से खबर है कि जीएम ने प्रस्ताव दिया था कि पूरी की पूरी प्रतियोगिता राशि पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए, वो भी 28%, जिसके बाद इन कंपनियों को लगभग 6 से 10 गुना ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। वहीं अगर ऐसा होता है तो गेमिंग इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि फैंटेसी स्पोर्ट्स को छोड़कर कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 5 से 10% का ही मार्जिन लेती हैं। समिति की ये सिफारिशें अभी सभी तरह के ऑनलाइन गेम्स के लिए होगी, यानी इसमें गेम्स ऑफ स्किल या गेम्स ऑफ चांस का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। फिलहाल इस फैसले पर क्लैरिटी आना भी बाकी है। वहीं जीएम की इस सिफारिश को ई गेमिंग फेडरेशन भी पसंद नहीं कर रहा है। उन्होंने ऑनलाइन जो गेमिंग उद्योग है उसके लिए 18% जीएसटी को बरकरार रखने की वकालत की है, जैसा कि अभी है। उनके मुताबिक ऐसा करने से ये इंडस्ट्री हतोत्साहित तो होगी ही, साथ ही रोजगार राजस्व में भी कमी आएगी। बता दें कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में साल 2020 में 115 अरब रुपए की कमाई हुई है, जो कि 2025 तक 38% बढ़कर 384 अरब रुपए होने का अनुमान है। और इस सेक्टर में 2025 तक कई गेमिंग कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में भी एंट्री कर लेंगी। फिलहाल भारत में करीब 1000 गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं। इनमें ड्रीम 11, एमपीएल और माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी गेम का मार्केट शेयर 95% से ज़्यादा है। और ऑनलाइन गेम के बढ़ते कारोबार का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें कई सेलिब्रिटी जैसे धोनी, गांगुली, विराट कोहली, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, श्रद्धा कपूर और वरुण धवन जैसे इनके ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ तक कि इन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज़ को विदेशी कंपनियों ने भी फंडिंग की है। अगस्त 2020 से सितंबर 2021 तक $1.6 बिलियन का विदेशी निवेश हुआ है। और यही वजह है कि सरकार ने भी इस उभरती हुई इंडस्ट्री से कमाई का मन बनाया है, जिस पर फाइनल मुहर लगना बाकी है। आखिर जीएसटी काउंसिल के इस जो फैसले का क्या असर पड़ने वाला है, इस पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे। इनमें से मितेश गंगर को फाउंडर और डायरेक्टर हैं प्लेयर्स पॉड के, ये हमारा देवेंद्र सिंह साहब भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री टीएस सिंहदेव साहब भी हमसे जुड़ने वाले हैं। फिलहाल मितेश गंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपसे ही ये सवाल पूछना चाहता हूँ, शुरुआत आपसे ही, कि जीएसटी जो बढ़ाने की जो सरकार की ये सोच है और जीएम जो अपनी सिफारिशें दी है, आपका इसमें पहला रिएक्शन क्या है? सर, ऑलरेडी 18% टैक्सेशन स्लैब तो हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं। सो द मेन पॉइंट है कि टैक्सेशन स्लैब तो सेकंड है, बट कौन सी धनराशि पर ये जीएसटी लागू होना चाहिए? क्या हमारी जो कंपनी जो रेवेन्यू लेती है उस पर ही होना चाहिए कि कंप्लीट एंट्री अमाउंट है उसी पे होना चाहिए? तो फर्स्ट पॉइंट हमारे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है या जीएसटी काउंसिल है या गवर्नमेंट है, उन सभी से मतलब यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि मतलब जो रेवेन्यू हम ले रहे हैं, जैसे आपने बताया कि 5 से 10% का जो रेवेन्यू स्लैब है उसी पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसी पे टैक्स लिया जाए, ना कि कंप्लीट अमाउंट पर। 100 रुपीज का सपोज कोई अगर ऑनलाइन गेम खेल रहा है, तो अगर उसी पे अगर 18% या 28% जीएसटी लगा दिया जाएगी तो विनिंग अमाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो देन अगर विनिंग अमाउंट कम हो जाती है तो वो जो मोटिवेशन है खेलने का वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एंड इंडस्ट्री ओवरऑल मतलब जो ग्रो कर रही है, एंड और अंदाजा है कि 3 से 4 गुना ये इंडस्ट्री और बढ़ सकती है, उसी को मतलब नुकसान हो जाएगा कि मतलब वो इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि यूजर जो लोग खेलना चाहेंगे वो खेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विनिंग अमाउंट ही ज्यादा नहीं मिल पा रही है। तो सबसे पहला तो हमारा यही निवेदन है सारे स्टेक होल्डर से, गवर्नमेंट से, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से, कि टैक्स जो लगना चाहिए वो सिर्फ कंपनी जितना उस पर रेवेन्यू चार्ज कर रही है, कमीशन चार्ज कर रही है, उसी के ऊपर आप करें। 18% से 28% कर रहे हैं, उसमें भी हमको तो नुकसान होगा ही होगा, बट ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ कमीशन के ऊपर ही चार्ज किया जाना चाहिए।
मितेश, आपके पास दोबारा आऊँगा। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं टी एस सिंहदेव साहब, और ये जीएसटी काउंसिल के जीओ में भी शामिल रहे। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश में। सबसे पहले जी सर, सबसे पहले आपसे यही जो सबके जो सवाल हैं यही है कि आखिर जीओएम का जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्या कहना है, और ये जो मैथोलॉजी है इसकी टैक्सेशन की, वो क्या है? किस तरह की आप लोगों ने सिफारिशें लागू करने का मन बनाया है? मैं इस जीओएम का सदस्य तो नहीं हूँ, जीएसटी काउंसिल का सदस्य जीएसटी मंत्री के नाते जरूर हूँ जी। और व्यक्तिगत मेरी राय और राज्य से भी जो हम लोगों ने रिकमेंड किया वो 28% टैक्सेशन रिकमेंड किया था। इसमें दो बातें हमारे ध्यान में थी कि एक, ये जो गेमिंग है ये नियंत्रित होनी चाहिए, कंट्रोल रहनी चाहिए। बहुत जगह ये देखने को मिल रहा है कि सट्टेबाजारी इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं ये ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से। ये लोगों को आर्थिक नुकसान भी बड़े पैमाने पे पहुंचा रही है और इमोरल ट्रेड के श्रेणी में हम लोग इसको देखते हैं। दूसरा, जब हम गेमिंग को देखते हैं या एक तरह से नाम जुए का दे दूं, जो भी दे दूं, गेमिंग ज्यादा अच्छा सुनने में आता है, तो हमको ध्यान में भी रखना चाहिए पांडवों की बात, द्रौपदी जी की बात और उसके बाद के महाभारत की बात। गवर्नमेंट इसको एनकरेज करे ये उचित नहीं प्रतीत होता। बहुत सारे गुड्स हैं जिन पे हायर स्लैब में टैक्सेशन लगाया गया है, गाड़ियों का है, तंबाकू इत्यादि, इसमें तो सेस भी लगा हुआ है। तो कुछ आइटम हैं जो उपयोग में जरूर आते हैं, लेकिन उन पे ये तार्किक नहीं होगा कि गवर्नमेंट उसको एनकरेज करे। एक तरह से गेमिंग को गवर्नमेंट एनकरेज करे। तो ये दो पहलू मेरी व्यक्तिगत विचार के हैं, जिसमें मुझे लगता है कि हाईएस्ट स्लैब जो है, गेमिंग को हाईएस्ट स्लैब में रहना चाहिए और नियंत्रित होना चाहिए। यानी कि ये समझा जाए कि आपका कहना है कि गेमिंग इंडस्ट्री को डिमोरलाइज करने के लिए, जो ऑनलाइन इस तरह के गैम्बलिंग है उसको डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह के टैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा, चीन का है। वहाँ भी गेमिंग इंडस्ट्री को इस तरह से किया गया है कि जो 18 साल से कम के बच्चे हैं वो हफ्ते में शायद उनके लिए 7 या 8 घंटे से ज़्यादा गेम नहीं खेल सकते। लेकिन भारत में इसके उलट रेवेन्यू का एक जरिया बनाया गया। क्या आपको लगता है, आप जो सरकार ने जो ये टैक्स बढ़ाया है 28% किया है, इसके साथ और भी सवाल है, लेकिन पहले यही जानना चाहूँगा, जो 28% का जो टैक्स बढ़ाया गया है, क्या सिर्फ डिमोरलाइज करने के लिए बढ़ाया गया या इसके पीछे रेवेन्यू का सिर्फ मकसद है? इनमें से कौन सा मेन है? तो के ऊपर हम 28% टैक्स क्यों लगाते हैं? इसलिए नहीं कि कोई गाड़ी ना चलाए, लेकिन टैक्स हमको किससे लेना? जिनके पास ऐसे पैसे हैं कि वो किसी प्रकार की गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं, तो उनको हाई स्लैब में रखा गया है। तंबाकू, सिगरेट पीना, ये डिस्करेज करने के नाम पे हम ये कहते हैं, सिगरेट के हर पैकेट में लिख के छपा के हम देते हैं कि अनिवार्य है छापना। इससे आपका जान का भी जोखिम है, इससे आपको कैंसर हो सकता है, आपका जीवन जा सकता है। फिर भी वो उपयोग में लेने दिया जा रहा है, लेकिन हाईएस्ट टैक्स स्लैब में उसको रखा गया है। सिन गुड की संज्ञा देके उसको टैक्स के दायरे में लाया जाता है। तो इश्यूज यही हैं। इसकी एक कहे कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो सेकेंडरी होगा। सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऐसे कार्य से आ रहा है जिसपे स्वयं के प्रश्न चिन्ह है, उसकी मोरालिटी पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। लेकिन अगर वो समाज में विद्यमान है, आप उसको बैन नहीं कर रहे हैं, तो अंडर कंट्रोल, अंडर गवर्नमेंट नियंत्रण के और हाईएस्ट स्लैब में रखने की जो बात है, वो उस नाते डिस्करेज करना एक अलग बात होती है। उसमें मान भी सकते हैं कि डिस्करेज करने को भी ये स्टेप माना जा सकता है, पांडवों को, द्रौपदी जी को और महाभारत को ध्यान में रखते हुए। सर, आपसे एक और इसी से सवाल जुड़ा। जो मितेश गंगा ने जो अहम सवाल पूछा, उनका ये कहना था कि जो आप 28% जीएसटी लगाना चाहते हैं, क्या वो इनकम पे लगाना चाहते हैं या जो पूरी जो पूल मनी है उस पर लगाना चाहते हैं? आपकी इसमें किस तरह की सिफारिश है? मैं उसका मेंबर नहीं हूं, जैसा मैंने बताया। जी जी। तो मैंने तो उसमें रेकमेंड नहीं किया है, लेकिन जैसे अन्य वस्तुओं में जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है, उसमें हाईएस्ट टैक्स स्लैब में रखना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ जीएसटी एक्सपर्ट और लॉयर दविंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। दविंद्र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है, जो सरकार इस तरह की सिफारिश करना चाहती है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा और क्या इसमें आप सुझाव देना चाहेंगे? धन्यवाद।
सबसे पहले चैनल का मुझे बुलाने के लिए। इसके साथ साथ मैं ये बात जोड़ना चाहूंगा कि अभी 28% हुआ नहीं है, ये एक प्रपोजल है। अभी जीओएम की मीटिंग हुई है और उन्होंने जीएसटी काउंसिल को रिकमेंड की है, अपनी रिपोर्ट वगैरह दी है, और जीएसटी काउंसिल इसके ऊपर अपनी डिसीजन लेगा। और जैसा आप एक दूसरी बात कह रहे हैं कि पूरी वैल्यू पर लें या इनकम पर लें, देखिए अगर पूरे के पूरे अमाउंट पर अगर जीएसटी को कलेक्ट किया जाता है, चाहे वो आज के दिन 18% हो या फ्यूचर में जो शायद 28% तक भी जा सकता है, यदि पूरे के पूरे अमाउंट पर 28% दिया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को छोड़कर कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा दे देंगे, क्योंकि देन मैक्सिमम प्लेयर्स वो लीगल फ्रेमवर्क में आना ही नहीं चाहेंगे। दे वुड लाइक टू गो थ्रू सच मेथड कि जहां पर वो अनऑर्गेनाइज जाएं और जहां पर उनका 18 या 28% ना कटे। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि सपोज कीजिए मैंने किसी चीज में 90 रुपए दिए और जिसपे अर्निंग के बाद मुझे 100 रुपए मिलने, बट अगर मेरा 28% कट जाता है तो 90 के 100 होने के बावजूद भी, 10 रुपए कमाने के बावजूद भी वो 90 रुपए मेरे 72 रुपए रह जाएंगे, यदि मैं मोटा मोटा 28% की डिडक्शन उसके ऊपर कर दूं। तो मेथड कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट दे, बट ओवरऑल इस इंडस्ट्री को लीगल फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेकर आए। बिल्कुल। मितेश, आपसे यही सवाल कि जैसे देवेंद्र सिंह ने बताया कि लीगल फ्रेम में आना चाहिए, तो क्या इंडस्ट्री पर जो 28% का हुआ है, बाकी चीज़ें भी आएंगी, इंडस्ट्री पे आपको किस तरह का असर भविष्य में देखते हैं इसको लेके? जैसे देवेंद्र सर ने बोला कि मतलब इसको अगर हम लीगल तरीके से देखें, अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट का तो क्लियर जजमेंट आ चुका है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स को गेम ऑफ स्किल्स में कंसिडर किया जाना चाहिए। इवन लॉ कमिटी, जीएसटी काउंसिल के अंडर जो लॉ कमिटी है, उन्होंने भी सजेशन किया है कि एक क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए जिसकी गेम ऑफ स्किल्स में क्या आते हैं और गेम ऑफ चांस में क्या आते हैं। तो जैसे देवेंद्र सर ने बोला कि गेम ऑफ चांस वाली जितनी आज कंपनियां हैं, जो ऑफशोर कंपनीज है, जो क्लियरली बैटिंग और गैम्बलिंग कर रही है, वो इस चीज का फायदा उठा के वो इसमें घुसेंगे। और जो हम लीगल फ्रेमवर्क में एक्चुअली हम जो काम कर रहे हैं, जो हम गेम ऑफ स्किल्स के सेक्टर में आ रहे हैं, तो इसमें हमको ही नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि गेम ऑफ स्किल्स में मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब आज आप 1 रुपया डाल रहे हो तो 1 का 100 बनेगा। वो सिर्फ गैम्बलिंग और बेटिंग में होता है। यहाँ पे सीधा सीधा होता है कि मतलब आप अगर 50 डाल रहे हो तो 50 की ज्यादा से आपको 60, 65, 70 हो सकते हैं। तो अगर वो 65, जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया था कि मतलब 90 रुपए डालने के बाद भी 10 रुपए अगर वो जीत रहे और उस पर 28 का कट जाएगा, तो ना वो जो खेलने वालों है उसको फायदा होगा, ना जो हम लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं हमको भी कुछ उससे फायदा नहीं होगा। तो बेसिकली एक डेफिनेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। एंड यस मतलब आगे मतलब प्रपोजिशन किया गया 18%, 28% इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब आज के डेट पे स्टैंड क्लियर करना कि कौन से अमाउंट पे ये चार्ज होगा, दैट्स अ बिग थिंग फॉर द इंडस्ट्री। और यही चीज इंडस्ट्री को आगे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, इस पे पूरा सब कुछ इसी क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है। टीएस सर, आपसे इसी पे ही आगे क्वेश्चन चाहूँगा जो मितेश ने पूछा है कि गेम ऑफ चांस और स्किल गेमिंग, इसको लेके अभी तक कोई क्लियरिटी बन नहीं पाई है। अगर हम ऑनलाइन शतरंज खेलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं स्किल का इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन जो ड्रीम 11 है उसमें भी कहा जाता है कि स्किल का है, लेकिन हम अभी तक क्लियर नहीं कर पाएंगे कौन सा स्किल है और कौन सा गेम ऑफ चांस है। आखिर दिक्कत कहाँ पे है? मितेश जी जो कह रहे हैं उनकी बात मैंने सुनी, आपके माध्यम से सुनने का मौका मिला। इनके दृष्टिकोण को मैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में अपनी ओर से अवश्य रख दूंगा। इसमें क्लैरिटी आए और इसमें क्लियर डेफिनेशंस रहे कि कौन से स्किल कैटेगरी में हम डाल रहे हैं और कौन से प्रॉफिट मेकिंग गैम्बलिंग की कैटेगरी में डाल रहे हैं। इनके बात को मैं अवश्य जीएसटी काउंसिल में रखूंगा। लेकिन सर एक जो खबर ये भी आई है कि जो टैक्स लगाया जाएगा, चाहे वो गेम ऑफ चांस हो या गेम ऑफ स्किल हो, टैक्स दोनों में सेम है, 28% है। तो उसमें अगर आप डिवाइड कर भी लेते हैं, ये गेम ऑफ स्किल है, ये गेम ऑफ चांस है, तो टैक्स के हिसाब से तो कोई फर्क दिखता नहीं है। इसमें आज 18% किस पे लग रहा है? 18% है जो हमारा गेम ऑफ स्किल पे है, उस पर 18% का भी फिलहाल टैक्स है जी। तो इसमें अगर हम 100 रुपए वाले एग्जाम्पल को देखेंगे तो प्रॉफिट तो उसी तरह से हो रहा है, उसमें नुकसान की स्थिति हम देख रहे हैं। तो ये वर्कआउट किया जा सकता है कि अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, एक है कि ये प्योर गेम है, हम एक स्किल को ही
मोटिवेट कर रहे हैं या इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो एक अलग कैटेगराइजेशन हो गया। और जहां प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है, इसमें गैम्बलिंग किसी तरह से आ रही है, वो दूसरे कैटेगरी में जाएगा। तो जो मुख्य बात मुझे समझ में आई कि इशू टैक्स के अलावा, आपने भी कहा, मितेश जी ने भी कहा कि 18% या 28% ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए, जितना ये है कि किस पॉइंट पे और किस कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी पे आप लगाएंगे, किसको स्किल मानेंगे और किसको आप प्रॉफिटेरिंग या गैम्बलिंग मानेंगे। सर, अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना ने ऑनलाइन रमी को बैन किया था। उनका कहना था कि एक तरह से ये लत बन गई है और इस कारण उन्होंने युवाओं के भविष्य को देखते हुए ये फैसला लिया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरल और एक दो राज्य और हैं, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वो कोर्ट के दायरे से वो वहाँ पर सफल नहीं हो पाए। आपको क्या लगता है, क्या उनका फैसला सही है तेलंगाना जैसे राज्यों का, या भारत में एक रूपता इसमें होनी चाहिए? तो निश्चित रूप से एक देश है तो होनी ही चाहिए। एक पॉइंट पे हम अगर टैक्स लगा रहे हैं तो एक रूपता तो होनी ही है। केवल बात इस बात का है कि हम मॉरल स्टैंड लेना चाहेंगे कि एक गेम है उसको गेम के दृष्टिकोण से देखेंगे, या जो एक्टिविटी है इसको प्रॉफिटेरिंग, गैम्बलिंग के रूप में हम देखेंगे। तो आपकी बात, जो मितेश जी की बात समझ में आई कि वो डेफिनेशन चाह रहे हैं, किसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा और उसको किस पॉइंट पे फिर टैक्स किया जाएगा। ये दृष्टिकोण मैं इनकी ओर से और ऐसे सोचने वाले साथियों की ओर से जीएसटी काउंसिल में जरूर रखूंगा। आपने मितेश जी की बात को सुना और उनकी बात को आगे रखेंगे। मितेश, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आपको, क्योंकि ये इस चीज़ के आंकड़े ज़्यादा होंगे आप पे, कि गेम खेलने वाले आपके साथ जो प्लेयर होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं या फिर गैम्बलिंग के चक्कर में ज़्यादा आते हैं? क्या इस पर आप प्रकाश डालेंगे कुछ? सर, हम अगर हम अभी इंडस्ट्री की बात करें तो कम से कम 18 करोड़ का एक यूजर बेस बन चुका है जो फैंटेसी गेमिंग खेलते हैं। और फैंटेसी गेमिंग में मतलब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं आता, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हर एक स्पोर्ट, मतलब ये एक एक जरिया बन जाता है कि सिर्फ आप वो देख नहीं रहे हो बट उसके साथ आप इन्वॉल्व भी हो रहे हो। तो मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ खाली मतलब बेटिंग में कितने लोग हैं वो उसका तो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, बट अभी आज जो फैंटेसी इंडस्ट्री आज के डेट में जो भारत में है वो कम से कम 20 से 22 करोड़ की यूजर बेस का हम आंकड़ा समझ के चल रहे हैं। और ये इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स कम से कम 40 से 45 करोड़ तक जा सकती है। तो यानी कि इसमें जो गैम्बलिंग करने के चक्कर में ज़्यादा लोग आते हैं बजाय इसके इंटरेस्ट के चक्कर में, ये माना जाए? नहीं सर, मतलब यहाँ पे कैसे कि मतलब लोगों को ऐसा होता है कि गेम स्टार्ट होने से पहले आप गेम में इन्वॉल्व हो जाए। मतलब इन्वॉल्व इन द सेंस ऐसे नहीं कि मतलब आप ड्यूरिंग द गेम आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आप गेम स्टार्ट होने से पहले आप अपना एक 11 मेंबर की टीम है वो आप डिसाइड कर लेते हो और फिर उसके ऊपर आप वो टीम आप अपने प्लेटफॉर्म पे बना देते हो और फिर बाद में जब मैच चल रही है तो आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जो बैटिंग में होती है, बैटिंग में ऐसा होता है कि अगले बॉल पे क्या होगा, अगले बॉल पे 6 जाएगा कि विकेट जाएगी। तो ये हम ऐसे एक एक बॉल पे चेंज नहीं कर रहे। ये मैच चालू होने से पहले ही आपको आपकी मतलब मान लो कि अगर मैं टीम मैनेजर हूँ, मेरी टीम खेल रही है आज मैच में, तो मेरे सबसे 11 प्लेयर कौन होंगे, वो 11 प्लेयर सेलेक्ट करने के लिए मुझे पहले देखना होगा कि कौन कौन फॉर्म में है, किसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, कौन से बैट्समैन अच्छे चलेंगे, ओपनिंग बैट्समैन कौन रहेगा, बॉलिंग पे कौन रहेगा, विकेट कीपिंग पे कौन रहेगा। ऐसे ही ये दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी है कि फुटबॉल में कौन गोलकीपर बनेगा, डिफेंडर कौन होगा, बाकी स्पोर्ट्स में भी सेम ही है। मतलब मैच स्टार्ट होने से पहले हम वो लॉक कर दे, मैच चालू होने के बाद हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब जो आती है कि बैटिंग और गैम्बलिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स में जो फर्क क्या है, तो फर्क ये है कि मतलब आप आपका नॉलेज यूज करके गेम चालू होने से पहले आप उसको लॉक कर दो, बिल्कुल, ना कि मतलब कि ड्यूरिंग द गेम उसको आप बता दो कि अगले बॉल में क्या होगा, इस ओवर में कितने रन बनेंगे। देवेंद्र, आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगा, मुझे थोड़ा जीएसटी का ज़्यादा नॉलेज है नहीं। जैसे जीएसटी लगता है 28% लगता है, 18% लगता है, जितना भी कलेक्शन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? जैसे कुछ राज्य हैं, मैंने तेलंगाना का उदाहरण दिया, उन्होंने जीएसटी पे रमी को बैन कर दिया, तो क्या वो जीएसटी के हकदार होंगे या किस तरह से इसका कलेक्शन होता है, क्या आप कुछ समझा पाएंगे? देखिए, इसके अंदर जैसे 100 खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं, तो उनके पहले पैसे को एक पूल अकाउंट में इकट्ठा कर दिया जाता है जिसको हम एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। वो एस्क्रो अकाउंट में से जो उनकी सपोज कीजिए
जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, बट जो जिस पैसे को अलग रख दिया जाता है, जैसे उनकी एंट्री फीस या एडमिशन फीस, उसके ऊपर 18% लगे या 28% लगे, जो भी हमारा सर्विस अकाउंटिंग कोड के अकॉर्डिंगली गैम्बलिंग के ऊपर आज 28 है, आज के दिन गेमिंग के ऊपर 18 है, बट एस्क्रो अकाउंट के ऊपर जीएसटी आज के दिन में नहीं लगता है। और इसी के ऊपर ये मुद्दा चल रहा है, क्या एस्क्रो को भी कवर अप किया जाए? अगर इसको कवर अप किया जाता है तो जो अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग विनिंग प्लेयर्स है, दैट वुड बी लेस, एंड देन दैट वुड। मेरा क्वेश्चन अमाउंट को लेके नहीं था, मेरा क्वेश्चन था राज्यों को लेके। जैसे जीएसटी और एसजीएसटी लगता है, तेलंगाना ने अगर गेम बंद कर दिया, किसी राज्य ने बैन लगा दिया, अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा जीएसटी का, तो किस आधार पे वहां जाएगा? क्या इसका कुछ ऑनलाइन कुछ खाका तैयार रहता है? क्योंकि ऑफलाइन तो तय कर सकते हैं, ऑनलाइन में कैसे इसका कैलकुलेशन होता है? कुछ ध्यान है? देखिए इसके जीएसटी को बांटने का जो तरीका वो गेमिंग से लेकर नहीं है, वो जो मेथड जो अप्लाई किया जाता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ किया जाता है। और जीएसटी को हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। जहां पर भी कोई गुड्स या सर्विस कंज्यूम होंगी, वो वाला स्टेट हकदार होगा 50% टैक्स के लिए। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और 50% उस स्टेट को जाता है जो जहां पर कंजम्पशन हो रही है। तो अगर कोई स्टेट अपने यहाँ पर डिनाई कर देता है कि हमारे यहाँ पर नहीं ये खेला जा सकता, तो वो कभी भी वो कंजम्पशन नहीं रहेगा, तो उसको ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और बाकी स्टेट में उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जितना उस स्टेट के अंदर उस सर्विस को कंज्यूम किया जा रहा है। बिकॉज जीएसटी वर्क्स ऑन द फॉर्मूला ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। वेयर अ गुड और सर्विस इज बीइंग कंज्यूम्ड, दैट स्टेट इज एंटाइटल्ड फॉर दैट अमाउंट ऑफ टैक्स। मितेश, अगर इंडस्ट्री में 28% का एप्लीकेबल हो जाता है अगर ये टैक्स का, तो आप किस तरह से आगे मैनेज करेंगे? क्या उसी रेट में को आप जो कंज्यूमर से लेते हैं कम करेंगे, या फिर जीएसटी बढ़ाकर उनसे लेंगे? किस पे इसका ज़्यादा असर पड़ने वाला है? अभी तक तो मतलब हमने वो उस लाइन में सोचा नहीं है, बट विल ऑफ कोर्स मतलब कंपनी को घाटे में रख के भी तो हम नहीं चला पाएंगे, बिकॉज लाइक हमारे पास भी कम से कम मतलब अगर मैं मेरी कंपनी की बात करूँ तो कम से कम 200 लोग हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमें भी उनकी मतलब उनकी भी सैलरी देखनी पड़ती है, उनको भी रखना है। बट हमारा भी एक्सपेंशन का प्लान है, ये है, तो मतलब हमको वो भी चीजें ध्यान में रखनी है। मतलब कि ऐसे नहीं है कि मतलब हम सारा का सारा हिट हम खुद ही ले लें। थोड़ा बहुत हिट हम लेंगे, थोड़ा बहुत हिट शायद कंज्यूमर को भी करना पड़े, बिकॉज लाइक अल्टीमेटली अगर इंडस्ट्री को फ्लरिश करना है तो हमको भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, तो मतलब हमको भी उनका ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। देवेंद्र, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कि टैक्स का आखिरकार सरकार निर्धारण किस तरह से करती है? क्योंकि मुझे लगता है जैसे गेमिंग इंडस्ट्री है, उसमें सरकार को बहुत ज़्यादा इंफ्रा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपनी खुद ही अपने लिए कर सकती हैं इंफ्रा और उसी के आधार पर चल सकती हैं। लेकिन सरकार के बिना ज़्यादा खर्च किए सरकार इतना ज़्यादा टैक्स ले रही है, क्या सिर्फ इसलिए कि इंडस्ट्री बूम कर गई है, या सिर्फ इसलिए कि अब उनको बस सिर्फ कमाना है, चाहे ये इन कंपनियों पे खर्च करे न करे? क्या सरकार का फैसला आपको जायज़ लगता है इस नज़रिए से? देखिए, जायज़ या नाजायज़ के ऊपर तो मैं नहीं बोलूंगा, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक बात को लिया गया था, जैसे कार के ऊपर 28% है। एक होता है कि जो लोग हैं जो अपनी शौक के लिए खर्च कर सकते हैं, वो 18 भी खर्च कर सकते हैं और वो 28 भी खर्च कर सकते हैं। और एक सिर्फ शौक को, और सेकंड एक डीमेरिट के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है वो हायर रहता है। जैसा कि पान मसाला के ऊपर सिर्फ 28% नहीं है, उसके ऊपर 160% के लगभग सेस भी लगाया गया, तो वो डिस्करेज किया जाता है उस आइटम को, तो उसके ऊपर भी रेट ज्यादा होता है। या जो बहुत महंगी चीज है, जो आपके शौक, जो आपकी लग्जरी को पूरा कर रही है, उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स हाई रहता है। ये दो पैरामीटर्स रहते हैं। बाकी जायज या नाजायज के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। शुक्रिया देवेंद्र, शुक्रिया मितेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीएस संदेव साहब भी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े और इस अहम मुद्दे पर आपने चर्चा की। बहरहाल 18 स्वदेश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।